Monica Sachdeva and I welcome you back to my channel Target Judiciary। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सबसे पहले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैंने चूज किया है टॉपिक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। तो सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये जो टॉपिक चूज किया है इसमें हम सब चीजों को कवर करेंगे। इसमें हम इसका लिटरल मीनिंग से लेकर इसका जो प्रेजेंट टाइम में स्कोप है एक एक चीज को हम वाइड एंगल से देखेंगे। तो सब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सब डेलीगेटेड का मीनिंग होता है टू गिव समबडी विद अ लोअर जॉब टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। इट मीन्स जब एक पर्सन अपना काम, अपना कोई टास्क का पर्टिकुलर टास्क किसी दूसरे पर्सन को दे देता है करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब उसने वो पावर जो है वो दूसरे को दे दी। तो डेलीगेशन का यही अर्थ होता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को करने की पावर दे देना, इट मीन्स डेलीगेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन जो वर्ड यहाँ लिखा है इसका क्लियर मीनिंग जो मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी डील किया था, तो अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये रही प्लेलिस्ट, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेजिस्लेशन का मीनिंग एक्चुअली होता है लॉ या लॉ मेकिंग पावर। तो यहाँ पर लॉ मेकिंग पावर को दिया जा रहा है। कौन किसे दे रहा है? लेजिस्लेचर अपनी लॉ मेकिंग पावर को एग्जीक्यूटिव को दे रहा है या डेलीगेट कर रहा है। So I hope you are clear with the basic meaning of delegated legislation. Now you must be seeing a particular statement which I have written here कि legislative power of the executive। देखिए, आप सब जानते हैं कि स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का वर्क है उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का वर्क है ये चेक करना कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर उस लॉ को कोई वॉयलेट करता है तो उसको पनिशमेंट देने का काम जुडिशरी करती है। तो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन के मतलब इनके रेस्पेक्टिव फंक्शन है। और आपने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी सुना होगा जो कि मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ये भी मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस में डील किया है इसको लेकर भी। तो सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जहां तीनों ऑर्गन के अपने रेस्पेक्टिव फंक्शन है, पावर सेपरेटेड है, उनको कुछ पावर मिली हुई है जिसके अकॉर्डिंग ही उनको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। पर यहाँ एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव पावर मिल रही है जिसका काम लॉ को इम्प्लीमेंट करना था, उसको लॉ मेकिंग पावर दी जा रही है। अब मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर ये पावर दे रहा है, तो ये पावर आखिर है क्या? ये पावर है पावर टू सप्लीमेंट द लेजिस्लेशन, यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ को सप्लीमेंट करना, ये एग्जीक्यूटिव का एक फंक्शन है, यही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। तो एग्जीक्यूटिव भी कुछ लॉज बनाती है, जैसे आपने सुना होगा बाय लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब क्या है? ये सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो कि एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना रहा, मतलब लॉ जितना ये सारा जो लॉ मेकिंग पावर है वो लेजिस्लेचर ही क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, एग्जीक्यूटिव को क्यों दी जा रही है? तो इसके कुछ अलग अलग रीजंस हैं, तो आइए देखते हैं उन रीजंस को। तो ये है कुछ बेसिक रीजंस जिसकी वजह से पार्लियामेंट को अपनी लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट करनी पड़ती है एग्जीक्यूटिव पर। सबसे पहले है बल्क ऑफ बिजनेसेस, यानी कि पार्लियामेंट के पास कार्यभार बहुत ज्यादा है, या मेनली पार्लियामेंट पॉलिटी रिलेटेड मैटर्स या फिर फॉरेन अफेयर्स, इन सबको डील करने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए बहुत कम समय बचता है कि वो छोटे मतलब स्तर के लिए रूल्स बना सके, रेगुलेशंस बना सके। तो एक ये रीजन है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास देखने को मिलता है इंडिया में भी। तो
मेन आपको, आई होप यू आर क्लियर विद दिस, कि बहुत बर्डन होने की वजह से पावर, लेजिस्लेशन की जो पावर है, लॉ मेकिंग पावर, वो डेलीगेट करनी पड़ती है। दूसरा है रिक्वायर्स हैंडलिंग बाय एक्सपर्ट। इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पार्लियामेंट, आपको पता है पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं? जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बैठते हैं, पॉलिटिशियंस हैं। तो बेसिकली वो लोग एज अ पॉलिटिशियन बेस्ट हो सकते हैं, पर लाइफ के हर स्पेयर में वो बेस्ट नहीं हो सकते हैं। इट इज वेरी ऑब्वियस कि नो वन कैन बी एक्सपर्ट ऑफ ईच फील्ड, राइट? तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जिसको डील करने के लिए एक्सपर्ट्स के ओपिनियन चाहिए, या एक्सपर्ट्स चाहिए उस पर लॉ बनाने के लिए। तो ये भी एक रीजन है। इसको मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, वी हैव एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसमें पार्लियामेंट ने क्या किया है कि जो एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट है, अब वो तो मतलब एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि उसमें इस लिस्ट का कौन कौन सी कमोडिटीज पार्ट होनी चाहिए। तो इसलिए लिस्ट को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट ने डेलीगेट कर दी है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपर्ट के द्वारा लॉ बनाने की जरूरत होती है, तो इसलिए वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ रीजन वाई पार्लियामेंट इज नॉट doing its job of legislation. Okay, the next point is parliament can't foresee the difficulties which may be encountered in the execution. It means कि पार्लियामेंट मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पर कौन कौन सी डिफिकल्टीज आएंगी ये तो नहीं देख सकता है। वो लॉ बना सकता है, हालांकि पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए लॉ बनते हैं, बट स्टिल एग्जीक्यूशन के टाइम पर कौन सी डिफिकल्टीज आ जाए ये पार्लियामेंट फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट क्या करता है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज एक्ट में डाल देते हैं। अगर इसका मतलब इस क्लॉज के अंदर क्या होता है, एक्चुअली जब लॉ एग्जीक्यूट होता है और उस टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम अगर कोई कमी आती है, कोई डिफेक्ट अराइज हो जाता है, तो उसको ठीक करने की जो पावर है या उससे रिलेटेड जो लॉ या रूल्स और डलने चाहिए, वो चीज, वो पावर डेलीगेट कर दी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव को। तो ये भी एक रीजन है कि पार्लियामेंट सारे लॉज खुद नहीं बनाता है। नेक्स्ट कम्स द प्रैक्टिस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉ। इट मीन्स, देखिए आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा हो जाए कि आप मान लीजिए कि आप सब काम अपने मम्मी पापा से पूछ कर करते हैं, पर कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि आपको वहां तुरंत एक्शन लेना हो, तो क्या आप मम्मी पापा के पास जाएंगे पूछने के लिए? नहीं ना। यही रीजन है कि जब लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी का है, तो अगर कोई भी एक क्विक डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उस टाइम अगर वो ये वेट करे, एग्जीक्यूशन ये वेट करे कि पार्लियामेंट जैसा जब इस बात पे इसको और मॉडिफाई करेगी लॉ को, तब भी डिफिकल्टी सॉल्व हो सकती है, तो सिचुएशन नहीं संभाली जाएगी। सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लॉ को भी फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द पॉइंट नंबर 4। नाउ कम्स सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन में अराइज। ये 5th पॉइंट है। इसमें यह है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो गई है, ठीक है, तो ये 4th पॉइंट और 5th पॉइंट एक्चुअली लिंक ही करते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो गई है जहां पर क्विक एक्शन लेने की जरूरत है, तो क्विक एक्शन लेना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का होना, तो वही इसका मतलब सॉल्यूशन या फिर कहते हैं रिजल्ट यही निकलता है कि दोनों बोथ आर लिंक टू ईच अदर, और क्विक एक्शन लेना ही मतलब इमरजेंसी में रेस्पॉन्ड करना। So I hope you are now clear with the very fact that why delegated legislation is prevailing in India. So this was our first lecture. I hope you liked the lecture, and if you haven't subscribed our channel yet, then do subscribe and don't forget to press the bell icon. That's it for today. Take care. Bye bye.